Hello everyone, this is Simran Singh and today I am going to start class 10 chapter first life processes जीव प्रक्रिया या जैव प्रक्रम. In this chapter we will discuss about nutrition, respiration, transportation, excretion. Okay, so वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल क्यों है. ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि इस चैनल के थ्रू आप चीज़ों को इंग्लिश मतलब कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानेंगे. हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में आपको ये प्रोवाइड करवाई जा रही हैं. सेकेंड बेनिफिट है कि मैं हर चैप्टर के एंड में आपको पिछले 10 साल के उस चैप्टर से रिलेटेड PYQs करवाऊंगी. और थर्ड बेनिफिट ये है कि अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट इस चैनल से पढ़ रहा है तो वो चीज़ों को इंग्लिश में भी जानेगा, ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है तो वो ये ना कह पाए कि मैं तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, मुझे इंग्लिश में नहीं आती. ठीक. और सबसे अच्छा तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके मार्क्स जो है इंक्रीज़ होने के चांस बढ़ जाते हैं तब जब आप चीज़ों को हिंदी में भी जानें और उस हिंदी मीनिंग के साथ साथ हिंदी मीनिंग के हेडिंग के साथ साथ इंग्लिश मीनिंग का हेडिंग भी सेम हिंदी मीनिंग के सामने ही, हेडिंग के सामने ही आप लगाएं तो उससे आपकी कॉपी जो है अट्रैक्टिव दिखेगी. ओके, तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले वो देख लेते हैं. न्यूट्रिशन मतलब पोषण और पोषण के प्रकार. ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. फोटोसिंथेसिस मतलब कि हमारा जो होता है फोटोसिंथेसिस मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण. प्रकाश संश्लेषण होता है हमारा फोटोसिंथेसिस का मतलब. फिर हमारा होता है हेटरोट्रॉफी न्यूट्रिशन मतलब कि विषम पोषी या परपोषी पोषण. ठीक है. रेस्पिरेशन मतलब श्वसन जो होता है. ठीक है. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन श्वसन के प्रकार. ब्रीथिंग मतलब होता है श्वसन. एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब कि गैसों का विनिमय. ठीक. फिर जो ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है कि हमारा परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट मतलब कि जो परिवहन के दौरान जिस पदार्थ का उपयोग हम पौधों और जानवरों में करते हैं उसको पढ़ेंगे. एक्सक्रिएशन मतलब उत्सर्जन. उत्सर्जन और टाइप्स ऑफ एक्सक्रिएशन मतलब कि उत्सर्जन के प्रकार पढ़ेंगे. ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी मानव उत्सर्जी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे. और जो है किडनी के बारे में भी हम किडनी फंक्शन यानी कि वृक्क के जो कार्य हैं उसको पढ़ेंगे. ठीक. की कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आप चैप्टर का रिव्यू करते हो, चैप्टर को रिवाइज करते हो तो चैप्टर के रिवीजन के थ्रू दौरान जो है उस समय आप चीज़ों को अगर आप देख लिए, उस चीज़ को अगर आप कहीं कॉपी पे लिख लिया और चीज़ आपको पूरे चैप्टर आ गए तो आप डायरेक्ट क्या है उसको बताते जाओगे, रिवाइज आपका होता जाएगा बिना बुक कॉपी के. बस इन टॉपिक को आप अगर दिमाग में रखे हो तब. ऑटोट्रॉफी एंड हेटरोट्रॉफी न्यूट्रिशन मतलब पर स्वपोषी और परपोषी पोषण के बारे में पढ़ेंगे. फोटोसिंथेसिस मतलब कि प्रकाश संश्लेषण एंड इट्स इम्पॉर्टेंट और इसका महत्व पढ़ेंगे. रेस्पिरेशन मतलब कि श्वसन और एनर्जी प्रोडक्शन मतलब कि ऊर्जा उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट एंड एनिमल तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो परिवहन पदार्थ होता है वो पौधों में और जानवरों में हम जानेंगे. एक्सक्रिएशन एंड इट्स इम्पॉर्टेंट इन मेंटेनिंग होम्योस्टेटिस. ठीक है. तो जो एक्सक्रिएशन यानी कि उत्सर्जन और उत्सर्जन का क्या महत्व है होम्योस्टेटिस को मेंटेन करने में, ठीक है, बनाए रखने में, इसको हम पढ़ेंगे. और फिर इस चैप्टर में जो कुछ वर्ड है ऐसे जो आपको मतलब ऑलमोस्ट हमेशा देखने मिलेंगे, जैसे ऑटोट्रॉफी मतलब स्वपोषी, हेटरोट्रॉफी मतलब कि विषम पोषी या परपोषी, फोटोसिंथेसिस मतलब कि प्रकाश संश्लेषण, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन, जाइलम जो होता है वो पौधों में जल का संवहन करता है यानी कि वाटर से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं वो करता है. फ्लोएम जो होता है वो पौधों में भोजन का संवहन करता है यानी कि भोजन सप्लाई, फूड सप्लाई के एज अ फूड सप्लायर वर्क करता है. लिम्फ मतलब होता है लसिका. सर्कुलेटरी पैथवे मतलब होता है परिसंचरण मार्ग. और फिर एक्सक्रिएटरी सिस्टम मतलब होता है हमारा कि जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है उसे. फिर किडनी फंक्शन जो होता है वो वृक्क के कार्य पढ़ेंगे. ठीक. अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वर्ड का मीनिंग बताना चाहूँगी जो आप सबने सुना होगा. सिंपली बहुत ही बेसिक वर्ड है वो. हर किसी ने उस वर्ड को सुना है. वो है हमारा सजीव और सेकेंड है हमारा निर्जीव. ठीक है. लिविंग थिंग्स एंड ये होता है हमारा नॉन लिविंग.
तो लिविंग हम अभी तक देखिए, अभी तक आप ये भी जान रहोगे, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि नॉन लिविंग किसे बोलते हैं और लिविंग किसे बोलें, तो आप ये बोलेंगे जो मूवमेंट कर सकता है वो लिविंग है, और जो मूवमेंट नहीं कर सकता उसे हम कह सकते हैं क्या कि वो नॉन लिविंग या निर्जीव है। तो बिल्कुल गलत। अभी आप क्लास 10th है, क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए ये डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं है। आपको बताने के लिए वो बताना होगा सबसे पहले कि न्यूट्रिएशन, जिसमें न्यूट्रिशन हो, जिसमें हमारा रेस्पिरेशन यानी श्वसन हो, जिसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन हो, और जिसमें हमारा एक्सक्रिएशन यानी कि उत्सर्जन हो, वो हमारा सजीव कहलाता है। और इसके साथ साथ मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय क्रियाएं जो होती हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म जिसे हम बोलते हैं उपापचयी क्रियाएं, वो होती हैं, ठीक है। और फिर इसके साथ साथ हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है उसे भी हम ऐड करते हैं, सजीव अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो सजीव है। और थिंकिंग कैपेसिटी जो है, थिंकिंग कैपेसिटी अगर किसी वस्तु में है, मतलब कि सोचने की क्षमता अगर किसी वस्तु में है तो सजीव कहला जाता है। सेल डिवीजन जो है हमारा, बेसिकली अगर सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन अगर किसी जीव में हो रहा है तो भी हमारा क्या हो जाएगा, सजीव हो जाएगा। और निर्जीव में ये सब कुछ नहीं मिलेगा, ठीक ठीक। तो अभी देखिए फिलहाल में हम ये इतना तो बहुत ही ज़रूरी है हमारे हर जीव के लिए, ये भी सब है। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, वो होता है पोषण के दौरान ही, मेटाबॉलिज्म जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक। अब फिर हमारा जो सेल डिवीज़न है, वो जो सेल डिवीज़न होता है वो भी कहीं ना कहीं जो होता है जीव ना, उसमें होता रहता है, तभी उसमें पोषण की क्रियाएं भी होती हैं, तभी उसमें सेल ग्रोथ भी, मतलब कि सेल डिवीजन के थ्रू ही उसमें ग्रोथ होता है, जिसकी पोषण के दौरान आवश्यकता होती है। तो सेल डिवीजन को उसमें हम पढ़ लेते हैं। अब आपके माइंड में आता है क्या रिप्रोडक्शन भी इससे रिलेटेड किसी चीज़ में होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिप्रोडक्शन जो होता है ना, वो किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है कि वो करना चाहता है या नहीं, इसलिए हम उसको इसेंशियल वर्क नहीं मान सकते, ठीक है, उसको इसीलिए हम इसेंशियल वर्क नहीं मान सकते। ओके, तो उसको इसेंशियल वर्क नहीं मान सकते क्योंकि वो एक जीव, एक ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है कि वो करना चाहता है या नहीं। कोई अगर नहीं करेगा और उसके अंदर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन हो रहा है, तो क्या हम उसे जीव नहीं बोलेंगे? क्या हम उसे कह देंगे कि भाई तुम्हारी जीवन प्रक्रियाएं जो हैं, तुम्हारी लाइफ प्रोसेस जो है वो अच्छी नहीं है, तुम्हारे पास लाइफ प्रोसेस है ही नहीं, तो ये तो गलत होगा ना। तो इसलिए वो डिपेंड करता है कि वो जीव करना चाहता है या नहीं। ओके, फिर हमारा जो है इंट्रोडक्शन, आज हम इस चैप्टर में सिर्फ इंट्रोडक्शन के थ्रू ही पढ़ेंगे, मतलब इंट्रोडक्शन जानेंगे और न्यूट्रिशन क्या है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि सीबीएसई, आईसीएसई, एसएससी, यूपी बोर्ड, असम बोर्ड, जम्मू कश्मीर बोर्ड, झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए ये क्या है, सफिशिएंट है, ठीक है। क्या है वो, सफिशिएंट है, ये लेक्चर इन बोर्ड्स के लिए सफिशिएंट है। तो हम जानेंगे कि भाई लाइफ प्रोसेस, जिसे हम जीवन प्रक्रिया या जैव प्रक्रम बोलते हैं, वो होता क्या है स्पेशली। तो वो होता है ना इसेंशियल फंक्शन फॉर मेंटेनिंग लाइफ। क्या होता है? इसेंशियल फंक्शन फॉर मेंटेनिंग लाइफ। हमारे जीवन में जितने भी कार्य हैं, हो रहे हैं, आवश्यक कार्य हो रहे हैं, उन्हें बनाए रखने के लिए लाइफ प्रोसेस की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि न्यूट्रिएशन, अगर हमारे बॉडी में न्यूट्रिएशन नहीं हो रहा है तो हमारा जीवन जीना, लाइफ क्या होगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। रेस्पिरेशन यानी श्वसन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि परिवहन। एक्सक्रिएशन मतलब कि हमारा जो होता है उत्सर्जन। अगर ये चार चीज़ें, मेनली ये चार चीज़ें अगर नहीं हो रही है हमारे बॉडी में ना, तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, ठीक। कभी कभी सारे लोग बोलते हैं कुपोषित हो गया इंसान, क्या हो गया, कुपोषित हो गया। तो भाई कुपोषित हो गया तो कहीं ना कहीं उसका जीवन जो है व्यर्थ ही है ना, ठीक। तो हम इसका डेफिनेशन देखिए अगर, तो ये है कि इसेंशियल फंक्शन फॉर मेंटेनिंग लाइफ, फोकसिंग ऑन न्यूट्रिएशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन, ठीक है। यह व्याख्यान, ये देखिए यहाँ पे हिंदी में भी अवेलेबल है, जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यों, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन पर ध्यान केंद्रित करता है। कौन? लाइफ प्रोसेस, उसे ही हम क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम। तो डेफिनेशन यहाँ पे अवेलेबल है, आप डेफिनेशन को लिख सकते हैं प्रॉपरली, ठीक। अब आता है हमारा न्यूट्रिएशन। तो भाई न्यूट्रिएशन होता क्या है? न्यूट्रिएशन जो होता है ना, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड। अब कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि यूटिलाइज फूड जो है ना, इसे लिखते ही नहीं है, क्या ना, इसे लिखते ही नहीं है यूटिलाइज फूड को। तो भाई ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप कि यूटिलाइज फूड नहीं लिख रहे हो। सिर्फ भोजन प्राप्त करना, तो मतलब समझ लो कि
वो खाना उसका हो गया ना, पोषण नहीं हुआ वो, जब तक कि उसका यूज नहीं वो करेगा, जब तक कि उस खाए हुए भोजन का यूज नहीं होगा बॉडी में हमारे, तब तक वो पोषण कहाँ कहलाएगा। तो इसलिए एन यूटिलाइज फूड वर्ड, आप अपनी कॉपी में अगर न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ लिख रहे हैं तो इस चीज़ को जरूर लिखें, नहीं तो आपके मार्क्स जो है ना वही उसी जगह कट जाएंगे, फिर आप सोचेंगे मेरे मार्क्स कहाँ कट गए। अब फिर यही सेम चीज़ हिंदी में भी फॉलो होता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सजीव भोजन प्राप्त करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, और उसका उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। ये वर्ड मतलब आपकी कॉपी में होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब तक आप जो खाना खाए उसका यूटिलाइज नहीं कर, उसका उपयोग नहीं कर रहे ना, तो ये बहुत ही मतलब एक सटीक डेफिनेशन नहीं होता न्यूट्रिशन का। तो ठीक, मैं होप कि समझ गए होंगे आपकी न्यूट्रिशन बोलते किसे, कि भोजन को प्राप्त किया हमने, भोजन को खाया, फिर उस भोजन को यूज किया हमने किसी भी फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में हमने, जब हम भोजन कर लेते हैं ना कहीं हमारे बॉडी जो होता है ना एकदम एनर्जेटिक हो जाता है, तो एनर्जी के फॉर्म में हमने उसका यूज किया, हमने बहुत सारे कार्यों को किया। ठीक, अच्छा फॉर एग्जाम्पल आप समझो डिहाइड्रेशन, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट समझ रहे हो, पोषक तत्व, जो पोषक तत्व होते हैं वो 5 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड वाटर मतलब कि खनिज और जल, और वसा यानी कि फैट्स। ठीक है, ये इतने होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व होते हैं, 5 मेनली 5 होते हैं। तो उसमें हमने देखा है कि डिहाइड्रेशन किसकी कमी से होता है, जल की कमी से होता है। जब डिहाइड्रेशन इंसान में होता है ना तो उसका फेस अजीब सा सूखा सूखा सा, उसका पूरा बॉडी सूखा सा मुरझाया सा लगता है। तो क्यों भाई, क्योंकि उसमें मिनरल की वाटर की कमी हो गई है। वाटर क्या है, एक न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, एक पोषण से रिलेटेड चीज़ है। तो जब तक हम उस न्यूट्रिएंट को कंप्लीट नहीं करेंगे हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी क्या होगी, पूरी मुरझाई सी लगेगी। तब तक हमारा बॉडी का जो टिश्यू है, ऊतक है, वो डैमेज होगा, हमारी बॉडी पूरी अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगी। इसीलिए कहीं ना कहीं ये 5 जो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड वाटर, ये चीज़ जो होते हैं ना उसको बहुत ही ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में बैलेंस करके रखना हमारे बॉडी के इंटरनल बॉडी में। ओके, तो वो भी समझ गए होंगे आप कि भोजन को हमने खाया, फिर उसका जो है ना किसी तरीके से उसका हमने यूज किया, तो उसे हम बोल देते हैं न्यूट्रिएशन। ठीक, अब यहाँ आ जाते हैं पोषक आवश्यक। वाई इज न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट? ओके, वाई इज न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट, पोषण क्यों आवश्यक महत्वपूर्ण है? तो देखिए कि जो पोषण आवश्यक है, न्यूट्रिशन इज इसेंशियल फॉर, किस लिए आवश्यक है उसे देखते हैं। ऊर्जा के लिए, शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, प्रोवाइडेड द नेसेसरी एनर्जी फॉर बॉडी फंक्शन। हमारी बॉडी में अभी मैंने बताया कि एनर्जी के फॉर्म में कहीं ना कहीं जो हमारा न्यूट्रिशन होता है वो स्टोर होता है। तो अगर जब तक हमारे अंदर पूरी तरीके से पोषण नहीं है तो हमारा बॉडी क्या है, एनर्जेटिक नहीं लगेगा। तो इसलिए ऊर्जा का मतलब ऊर्जा को पूर्ण करने के लिए भी हमें पोषण की आवश्यकता है। वृद्धि और एवं विकास मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मैंने अभी जस्ट बताया कि सेल डिवीजन होगा अगर हमारे बॉडी में, तो हमारी बॉडी का जो है वृद्धि होगा, हमारे बॉडी में विकास होगा। नॉट ओनली शारीरिक वृद्धि मतलब नॉट ओनली फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इवन मेंटली ऑल्सो। जो क्षतिग्रस्त यानी कि डैमेज टिश्यू हैं उनकी जो रिपेयरिंग में होता है, जैसे मैंने अभी जस्ट वाटर का एग्जांपल लिया तो उससे आप समझ गए होंगे कि चोटों की मरम्मत और ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है किसकी, पोषण की आवश्यकता होती है। इट्स इन रिपेयरिंग इंजरीज एंड मेंटेनिंग टिश्यू हेल्थ। ओके, इस चीज़ के लिए भी ज़रूरी होती है कि जब तक हमारे में बॉडी में जो है पूरी तरीके से हमारा बॉडी न्यूट्रिशन से कंप्लीट नहीं रहेगा, तब तक हमारी बॉडी में जितनी भी चोट लग रही हैं वो कंप्लीटली तरीके से भर नहीं पाएंगी। हमारे जो टिश्यू है बॉडी के वो एकदम मुरझाए से लगेंगे, वो कंप्लीटली क्या है, हेल्दी नहीं रहेंगे। तो होप कि आपको इतना बात अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट डाउन कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ आया। आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, अभी हम पढ़ेंगे कि भाई पोषण पोषण जो है उसके प्रकार क्या हैं। तो पोषण के जो दो प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से, एक स्वपोषी होता है, एक परपोषी होता है। अच्छा, स्व मैंने वर्ड बोला तो स्व वर्ड बोलने से आपके माइंड में कोई ना कोई एक वर्ड आ रहा होगा, भैया स्व का मतलब होता है कि हाँ स्वयं से, सेल्फ, खुद से। ठीक, तो स्वपोषी जो होता है मतलब कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं से बनाए, ठीक, उन्हें क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। अब परपोषी आ जाता है, तो
परपोषी जो होता है, पर का मतलब होता है कि डिपेंडेंट, किसी पे निर्भर कर रहा है। परपोषी मतलब कि भोजन बनाने के लिए किसी और पे निर्भर है, भोजन अपने अपने भोजन के लिए किसी और पे निर्भर है, जैसे मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, शॉर्ट टाइप डिस्क्रिप्शन, कि एक कोशिकीय जीव, मतलब कि हम जीवों के बारे में पढ़ना है तो भाई जान भी लें कि जो जीव होते हैं वो सेल के थ्रू कितने पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। तो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक कोशिकीय जीव, एक होता है बहुकोशिकीय जीव, ठीक। तो एक कोशिकीय जीव ऐसा होता है इसमें सिंगल सेल पैर, मतलब यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें क्या होता है, सिंगल सेल पैर जाता है, एकल कोशिका, सिर्फ एक कोशिका से अगर वो जीव बना है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, एक कोशिकीय जीव। और बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो मोर देन वन सेल से बना होता है, ठीक, जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, वो बहुकोशिकीय होती हैं। जैसे मनुष्य और पौधे, यानी कि हम क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। और अमीबा क्या है, अमीबा पैरामीशियम, ये क्या है, ये होता है हमारा एक कोशिकीय जीव हो जाता है, ठीक। अब फिर हम यहाँ पे सिंपली देख लेते हैं कि भाई देखिए यहाँ पे इसका हिंदी और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश डेफिनेशन भी प्रोवाइडेड है कि ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट अ सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर organism that consists of more than one cell is called multicellular organisms like human, plants, and unicellular organism is amoeba and paramecium. Okay, तो हमने इतना चीज़ देखा और समझा। अब हम भाई जानेंगे कि एग्जैक्ट डेफिनेशन अभी जो मैंने बताया स्वपोषी और परपोषी, यानी कि ऑटोट्रॉफी और हेटरोट्रॉफी का, वो यही है जो मैंने अभी आपको बताया था। तो स्वपोषी और विषमपोषी जो होता है ना, वो होता है हमारा कि स्वपोषी जो है वो हमारा ऑटोट्रॉफी, मतलब कि ऑटोट्रॉफी ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ओवन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफी, मतलब कि स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। अब देखिए आपकी कॉपी में 4 चांद लगाने, ये एक वर्ड और आ गया। अगर ऑटोट्रॉफी का डेफिनेशन लिखने से पहले आप ऑटो का मतलब बता दें, ठीक, ऑटो का मतलब अगर बता दें तो एग्जामिनर जो होगा ना वो उसे लगेगा कि हाँ बच्चे को कुछ आ रहा है, बच्चा जानता है चीज़ों के बारे में, तो मतलब उसकी जो आगे की पॉइंट ऑफ व्यू है आपकी कॉपी चेक करने की वो चेंज हो जाती है, ठीक। अब विषमपोषी जीव भोजन के लिए अपने जीवों पर, अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। ऑटोट्रॉफी ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, ठीक, लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स। एंड इसके एग्जाम्पल जो होंगे ना वो सिंपली हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल जो होंगे ना ऑटोट्रॉफी के, ये हो जाएंगे हमारे प्लांट्स, एंड विषमपोषी यानी कि हेटरोट्रॉफी के एग्जाम्पल हो जाएंगे ह्यूमन एंड एनिमल, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। मतलब कि पौधे, पेड़ पौधे या फिर मनुष्य, और विषमपोषी और हेटरोट्रॉफी मतलब कि ह्यूमन यानी मनुष्य और एनिमल यानी कि जीव जंतु हो जाएंगे। तो देखिए मेरा फर्स्ट वीडियो था, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है कहीं पे तो प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दिस। एंड अगर आपको कोई ऐसा डाउट है स्पेशली तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, आई विल ट्राई टू गिविंग माई बेस्ट, एंड मैं आपके उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।